रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। अब सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना खुदा की कसम, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है रवीश कुमार की। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. पहला कर्तव्य, पहला फर्ज किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए क्या होता है? पहला फर्ज है अपनी आज़ादी को मजबूत करना और कायम रखना। हर बात को इसी गज से नापना होता है। ये चीज़ हमारे मुल्क की आज़ादी को कायम रखती है, हमारे मुल्क की एकता को कायम रखती है, हमारे मुल्क की तरक्की करती है कि नहीं। उधर से मुसलमान और इधर से हिंदू अभी तक आ जा रहे थे। कैंपों के कैंप भरे पड़े थे, जिनमें कहावत के तिल धरने के लिए वाकई कोई जगह नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वह उनमें ठूंसे जा रहे थे। गल्ला नाकाफी है, हिफ्जाने सेहत यानी सेहत की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं, बीमारियां फैल रही हैं। इसका होश किसको था? ऐसी अफरा तफरी का आलम था। सन 48 का आगाज था और गालिबन मार्च का महीना। इधर और उधर दोनों तरफ वॉलेंटियर्स के जरिए सबसे पहले औरतों और बच्चों की बरामदगी का नेक काम शुरू हो चुका था। सैकड़ों मर्द, औरतें, लड़के और लड़कियां इस कार्य खैर में हिस्सा ले रही थीं। मैं जब उनको जोशो खरोश से काम करते देखता तो मुझे बड़ी खुशी हासिल होती, इसलिए कि खुद इंसान इंसानी बुराइयों के आसार मिटाने की कोशिश में व्यस्त था। जो इज्जत लुट चुकी थी उनको ज्यादा लूट खसोट से बचाना चाहता था। किस लिए? इसलिए कि उसका दामन धब्बों और दागों से भरा ना हो, इसलिए कि वो जल्दी जल्दी अपनी खून से लुथड़ी हुई उंगलियां चाट ले, इसलिए कि वो इंसानियत का सुई धागा लेकर इज्जत के चाक दामन रफू कर दे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन वॉलेंटियर्स की जद्दोजहद फिर भी काबिल कद्र मालूम होती थी। उनको सैकड़ों दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। हजारों बखेड़े थे जो उन्हें उठाने पड़ते थे, क्योंकि जिन्होंने औरतों और लड़कियां उठाई थीं, पारे की तरह इधर से उधर उठना पड़ता था। आज इधर, कल उधर, अभी इस मोहल्ले में, अभी उस मोहल्ले में, और फिर आसपास के आदमी भी उनकी मदद नहीं करते थे। अजीब अजीब दास्तानें भी सुनने में आती थीं। एक अफसर ने मुझे बताया कि सहारनपुर में 2 लड़कियों ने पाकिस्तान में अपनी वालिदैन के पास जाने से इनकार कर दिया। दूसरे ने बताया कि जब जालंधर में जबरदस्ती एक लड़की को निकाला गया तो काबिज के सारे खानदान ने उसे यूं अलविदा कही जैसे वह उनकी बहू हो और किसी दूर दराज सफर पर जा रही हो। कई लड़कियों ने वालिदैन के खौफ से रास्ते में ही खुदकुशी कर ली। बात सदमों को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो पागल हो चुकी थीं। कुछ ऐसी भी थीं जिनको शराब की लत पड़ चुकी थी। पानी नहीं चाहिए। उनको प्यास लगती थी तो पानी के बजाय शराब मांगती और नंगी नंगी गालियां बकती। मैं उन बरामद की हुई लड़कियों और औरतों के मुतालिक सोचता तो मेरे जहन में सिर्फ फूले हुए पेट उभरते। इन पेटों का क्या होगा? इनमें जो कुछ भरा है उसका मालिक कौन है? पाकिस्तान या हिंदुस्तान?
और वो 9 महीने का बोझ उठाना, उसकी मजदूरी पाकिस्तान अदा करेगा या हिंदुस्तान? क्या यह सब जालिम फितरत के बही खाते में दर्ज होगा? क्या बही खाते का कोई पैरा खाली रह गया है? बरामद औरतें आ रही थीं, बरामद की हुई औरतें जा रही थीं। मैं सोचता था कि ये औरतें अगवा की हुई क्यों कहलाई जाती हैं? इन्हें अगवा कब किया गया है? अगवा तो एक बड़ा रोमांटिक फलसफा है जिसमें मर्द और औरत दोनों शरीक होते हैं। अगवा तो एक ऐसी खाई है जिसको फांदने से पहले दोनों रूहों के सारे तार झंझना उठते हैं। लेकिन ये कैसा अगवा है कि एक निहत्थी को पकड़कर कोठड़ी में कैद कर लिया? वो जमाना ऐसा था कि तर्क, दलील और फलसफा सब बेकार की चीजें थीं। उन दिनों जिस तरह से लोग गर्मियों में भी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके सोते थे, उसकी तरह मैंने भी अपने दिलो दिमाग की सब खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे। हालांकि उन्हें खुला रखने की ज्यादा जरूरत उसी वक्त थी, लेकिन मैं क्या करता? मुझे कुछ सूझता ही नहीं था। बरामद की हुई औरतें आ रही थीं, बरामद की हुई औरतें जा रही थीं। ये दरामद और बरामद जारी था, तमाम व्यापारिकता खुसूसियात के साथ। पत्रकार, अफसाना निगार और शायर अपने कलम उठाए शिकार में मसरूफ थे। खबरों, अफसानों और नज़मों का एक सैलाब था कि उमड़ा चला आ रहा था। कलमों के कदम उखड़ उखड़ जाते, इतने शिकार थे कि सब बौखला गए थे। एक अफसर मुझसे मिला और कहने लगा, तुम क्यों गुमसुम रहते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे एक दास्तान सुनाई। अगवा की गई औरतों की तलाश में हम मारे मारे फिरते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, फिर चौथे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे, बड़ी मुश्किलों से वो मोती हाथ आता है। तुम्हें मालूम नहीं हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खैर, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला था। हम बॉर्डर के उस पार सैकड़ों फेरे कर चुके हैं। अजीब बात है कि मैंने हर फेरे में एक बुढ़िया को देखा, एक मुसलमान बुढ़िया को, अधेड़ उम्र की मुसलमान बुढ़िया। पहली मर्तबा मैंने उसे जालंधर की बस्तियों में देखा, परेशान हाल, दिमाग वीरान वीरान, आंखें, गर्द से अटे हुए बाल, फटे हुए कपड़े। उसे तन का होश था न मन का, लेकिन उसकी निगाहों से साफ जाहिर था कि किसी को ढूंढ रही है। मुझे सब बहन ने बताया कि यह औरत सदमे के बायस पागल हो गई है। पटियाला की रहने वाली है, अपनी इकलौती लड़की से बिछुड़ गई है। हमने बड़े जतन किए हैं इसकी लड़की को ढूंढने के लिए, मगर नाकाम रहे। गालिबन बलवों में मारी गई है, मगर बुढ़िया मानती नहीं है। मेरी भाग भरी। दूसरी मर्तबा मैंने उस पगली बुढ़िया को सहारनपुर की लॉरियों के अड्डे पर देखा। उसकी हालत पहले से कहीं ज्यादा बदतर और खस्ता थी। उसके होठों पर पपड़ियां जमी थीं, बाल साधुओं के से हो गए थे। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और चाहा कि वो अपनी तलाश छोड़ दे। मैंने इस गरज से बहुत संगदिल बनकर उससे कहा, माई, तेरी लड़की कत्ल कर दी गई थी। पगली ने मेरी तरफ देखा। कत्ल? नहीं। उसके लहजे में फौलादी यकीन पैदा हो गया। उसे कोई कत्ल नहीं कर सकता। मेरे बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। और वो चली गई, कोई कत्ल नहीं कर सकता, अपनी बेटी की तलाश में। मैंने सोचा एक मुसलसल और मोहम तलाश,
लेकिन पगली को क्यों इतना यकीन था कि उसकी बेटी पर कोई कृपाण नहीं उठ सकती, कोई तेज धार या कुंद छुरा उसकी गर्दन की तरफ नहीं बढ़ सकता। ममता नाकाबिले बयान यकीन होती है, तो क्या वो अपनी ममता ढूंढ रही थी? भाग भरी, तीसरे फेरे पर मैंने उसे फिर देखा। एक कप चाय बना दे। अब वह बिल्कुल चीथड़ों में थी, करीब करीब नंगी। मैंने उसे कपड़े दिए मगर उसने कबूल ना किए। मैंने उससे कहा, माई, मैं सच कहता हूं, तेरी लड़की पटियाले ही में कत्ल कर दी गई थी। उसने फिर उसी फौलादी यकीन के साथ कहा, मेरी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता, मेरी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। मैंने अपनी बात मनवाने की खातिर कहा, नहीं, मैं सच कहता हूं। काफी खाक छान ली तुमने, काफी रो पीट लिया तुमने। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पाकिस्तान ले चलूंगा। तो झूठ कहता है, उसने जैसे मेरी बात ना सुनी हो और बड़बड़ाने लगी। झूठ कहता है। बड़बड़ाते हुए एकदम चौंकी। अब उसके लहजे में फौलाद से भी ठोस यकीन था। नहीं, मेरी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्यों कत्ल नहीं कर सकता? बुढ़िया ने हौले हौले कहा, वो खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि उसे कोई कत्ल नहीं कर सकता। उसे तो कोई तमाचा तक नहीं मार सकता। मैं सोचने लगा, क्या वो वाकई इतनी खूबसूरत थी कि हर माँ की आंखों में उसकी औलाद चंदे आफताब, चंदे महताब होती है। लेकिन हो सकता है वो लड़की वाकई खूबसूरत हो, मगर इस तूफान में कौन सी खूबसूरती है जो इंसान के खुरदुरे हाथों से बची है? पर फरार के लाखों रास्ते हैं। दुख एक ऐसा चौक है जो अपने इर्द गिर्द लाखों बल्कि करोड़ों सड़कों का जाल बुन देता है। बॉर्डर के उस पार कई फेरे हुए और हर बार मैंने उस पगली को देखा। अब वो हड्डियों का ढांचा रह गई थी, बीनाई कमजोर हो चुकी थी, टटोल कर चलती थी। उसकी तलाश जारी थी बड़ी जोर शोर से। उसका यकीन उसी तरह पक्का कि उसकी बेटी जिंदा है, इसलिए कि उसे कोई मार नहीं सकता। सब बहन ने मुझसे कहा कि इस औरत से बहस करना फजूल है, इसका दिमाग चल चुका है। बेहतर यही है कि तुम इसे पाकिस्तान ले जाओ और पागल खाने में दाखिल करा दो। मैंने मुनासिब ना समझा। मैं उसकी तलाश, जो उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा थी, उससे छीनना नहीं चाहता था। मैं उसे एक लंबे चौड़े पागल खाने से, जिसमें वो मीलों का फासला तय करके अपने पांव के छालों की प्यास बुझा सकती थी, वहां से उठाकर एक मुख्तर सी चार दीवारी में कैद कराना नहीं चाहता था। मेरी भाग भरी, आखिरी बार मैंने उसे अमृतसर में देखा। मेरी भाग भरी। उसकी शिकस्ता हाली का यह आलम था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाग भरी। और अब मैंने फैसला कर लिया कि उसे पाकिस्तान ले जाऊंगा और पागल खाने में दाखिल करा ही दूंगा। भाग भरी, भाग भरी। वह फरीद के चौक में खड़ी अपनी नीम अंधी आंखों से इधर उधर देख रही थी। ये जिंदा है। मैं सब बहन के साथ एक दुकान पर बैठा एक अगवा की गई लड़की के बारे में बातचीत कर रहा था, जिसके बारे में हमें यह इत्तला मिली थी कि वह बाजार सबुनिया में एक हिंदू बनिए के घर मौजूद है। भाग भरी। यह बातचीत खत्म हुई तो मैं उठा कि उस पगली से सच झूठ कहकर उसे पाकिस्तान जाने के लिए तैयार करूं कि एक जोड़ा उधर से गुजरा। औरत ने घूंघट काढ़ा हुआ था, छोटा सा घूंघट। उसके साथ एक सिख नौजवान था, बड़ा छबीला, बड़ा ही तंदुरुस्त, तीखे तीखे नक्शों वाला।
जब वो दोनों उस पगली के पास से गुजरे तो नौजवान एकदम ठिठक गया। उसने 2 हाथ पीछे हटकर औरत का हाथ पकड़ा, कुछ इस अचानक तौर पर कि औरत ने अपना छोटा सा घूंघट उठाया। लट्ठे की धुली हुई सफेद चादर के चौखटे में मुझे एक लड़की का ऐसा गुलाबी चेहरा नजर आया जिसका हुस्न बयान करने से मेरी जुबान तंग है। मैं उनके बिल्कुल पास था। सिख नौजवान ने उस हुस्न जमाल की देवी से उस पगली की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहा, तुम्हारी मां। गुलाबी चेहरे वाली लड़की ने एक लहजे के लिए पगली की तरफ देखा और घूंघट छोड़ दिया और फिर सिख नौजवान का बाजू पकड़कर भींचे हुए लहजे में कहा, चलो। और वो दोनों सड़क से जरा उधर हटकर तेजी से आगे निकल गए। पगली चिल्लाई, भाग परी, भाग परी, भाग परी। वह सख्त बेचैन थी। मैंने पास जाकर पूछा, क्या बात है माई? वो कांप रही थी। मैंने उसको देखा है, मैंने उसको देखा है। मैंने पूछा, किससे? उसके माथे के नीचे 2 गड्ढों में उसकी आंखों के बेनूर ढेले छलक आए थे। अपनी बेटी को, अपनी बागबरी को। मैंने कहा, वो मर खप चुकी है माई। तुम झूठ कहते हो, तुम झूठ कहते हो, तुम झूठ कहते हो। इस मर्तबा मैंने उसको पूरा यकीन दिलाने की खातिर कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं, वो मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। ये सुनते ही पगली चौक में ढेर हो गई। ये कहानी सिर्फ अपनों के खोने की नहीं है। ये कहानी अपनों की आंखों में जिंदा रहकर भी खो जाने की है।